हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये जो सीरीज़ है वो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो द्विवेदी युग रहेगा। आधुनिक काल को जो है 6 उपवर्गों में विभाजित किया गया था। जो प्रथम जो उप विभाजित किया गया था, जो यानी कि जो प्रथम भाग था वो हमारा भारतेंदु युग था। तो उसके विषय में हमने जो है अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था भारतेंदु युग के विषय में। उस भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उन सभी के विषय में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि मैं आगे जो भी पढ़ाऊँ तो वो आपको आसानी से समझ में आ सके। द्विवेदी युग है वो हमारा जो आधुनिक काल है उसका जो उप विभाजन किया गया था, तो उसका जो दूसरा भाग है वो हमारा द्विवेदी युग कहलाता है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके नाम पर इस युग का क्या है, नाम रखा गया है। इस युग में जो गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की जो काव्य रचना हुई थी उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। जैसे कि भारतेंदु युग में जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग होता था। पद्य रचना के लिए ब्रज भाषा का और गद्य रचना करने के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। लेकिन द्विवेदी युग में आते आते जो है काव्य रचना जब होने लगी थी तो गद्य और पद्य उन दोनों में क्या हुआ, खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था। इस युग में आके जो है काव्य रचना शैली में अनेक प्रकार के सुधार भी हुए थे, जिसके कारण डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को क्या कहा है, तो इस युग को जागरण सुधार काल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा के नाम से इसको पुकारा है। किसको पुकारा है, द्विवेदी युग को पुकारा है। तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उन्होंने तो जो द्विवेदी युग को क्या कहा है, तो उन्होंने इसको जागरण सुधार काल कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी काव्य की नई धारा के नाम से कह करके पुकारा है। गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य धारा को क्या कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य के नाम से इसको पुकारा है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं कि इस युग के विकास में निम्नलिखित 2 संस्थाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि द्विवेदी युग का जो विकास हुआ था उसमें जो नए नए सुधार हुए थे उससे संबंधित जो है 2 संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो कौन सी थी, तो एक तो थी नागरणी प्रचारणी सभा काशी और एक थी सरस्वती जो पत्रिका थी। इन दोनों ने जो है इस युग में यानी कि द्विवेदी युग के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए इनके विषय में अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आएगी हमारी जो नागरी प्रचारणी जो सभा काशी में है, इसकी जो स्थापना की गई थी, इसके विषय में जो महत्वपूर्ण कथन है यानी महत्वपूर्ण जो हमारे तथ्य बनते हैं तो उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कि जो नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना का जो सबसे पहले जो विचार आया था वो किसको आया था, तो क्वींस कॉलेज जो वाराणसी में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा में ये छात्र पढ़ते थे। तो ये 3 छात्र थे जिनके मन में ये विचार आया था कि नागरणी प्रचारणी जो सभा है उसकी स्थापना करनी चाहिए। तो वो कौन कौन से छात्र थे, तो उनको देख लेते हैं। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह, इन 3 छात्रों के मन में जो है ये इस की स्थापना करने का विचार सबसे पहले आया था। और ये कहाँ पढ़ते थे, क्वींस कॉलेज वाराणसी में ये पढ़ते थे। इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरणी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। और इसके जो सर्वप्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, पंडित राधा कृष्ण दास को इसका सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया था। इसका कोई निजी जो है भवन नहीं था जहाँ पर बैठकें हो सके, इसलिए इसकी जो बैठक है वो सप्त सागर जो मोहल्ला है वो कहाँ पर स्थित था, काशी वाराणसी में वो स्थित था। उसके एक गुड़साल में इसकी जो है बैठकें होती थी। जब तक इसका कोई निजी भवन नहीं बनाया गया था तब तक इसकी जो बैठकें थी यानी कि जो सभाएं थी वो यहाँ पर आयोजित होती थी। इससे संबंधित और कौन कौन से तथ्य हैं तो उनको और जान लेते हैं कि इस सभा के द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए
निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। तो वो कौन कौन से थे, इस सभा के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए थे जिससे जो है हिंदी भाषा के विकास में योगदान हो। तो वो कौन कौन से थे, जो हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य है, कि जो हाथों के द्वारा जो हिंदी में ग्रंथ लिखे गए थे उनको खोजा गया। तो ये कार्य कब किया गया, 1920 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी तक ये कार्य किया गया था। उसके बाद नागरणी प्रचारणी नामक त्रैमासिक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया गया था। वो कब किया गया था, 1896 ईस्वी में वो किया गया था। इस पत्रिका का जो संपादन है एक संपादक मंडल के द्वारा किया जाता था और इसमें 3 विद्वान शामिल थे। यानी कि जो ये नागरणी प्रचारणी नामक एक जो त्रैमासिक पत्रिका थी इसका जो संपादन है वो एक संपादक मंडल के द्वारा किया जाता था और इसमें 3 विद्वानों ने अपना जो योगदान दिया था। वो कौन कौन से थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये 3 विद्वानों ने मिलकर के इस पत्रिका का संपादन कार्य किया। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग में है उसकी स्थापना की गई। तो वो कब की गई थी, 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना के बाद इस सभा ने हिंदी की स्मृति नहीं है ये समृद्धि, तो इस सभा ने हिंदी की जो समृद्धि है यानी कि उसका जो विकास है उसका कार्य तो इन्होंने क्या किया, अपने हाथों में ले रखा था और हिंदी के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारियां थी वो इस सम्मेलन को सौंप रखी थी। उसके बाद हम आगे के अपने तथ्य को देखें तो आर्य भाषा पुस्तकालय में जो है काशी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना काशी में की गई थी। और कब की गई थी, ये 1896 ईस्वी में की गई थी। यह जो पुस्तकालय है वो भारत में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य वृद्ध इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन भी जो इसके द्वारा किया गया था। इस सभा के द्वारा इस ग्रंथ को 18 खंडों में प्रकाशित करने की जो योजना है वो बनाई गई थी। यानी कि जो हमारी नागरणी प्रचारणी जो सभा है उसके द्वारा हिंदी साहित्य का जो वृद्ध इतिहास ग्रंथ है उसको 18 खंडों में उसको प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। लेकिन ये क्या हुआ, 16 खंडों में ही इसका प्रकाशन हो चुका था। उसके बाद हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का संपादन कार्य भी इस सभा के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ का जो संपादन है वो भारत सरकार की सहायता से कितने खंडों में, 12 खंडों में करवाया गया था। फिर हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का संपादन भी इसी नागरणी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ का संपादन किससे, भारत सरकार की सहायता से कितने खंडों में, 10 खंडों में करवाया गया था। और यह हिंदी का सबसे प्रमाणिक शब्दकोश भी माना जाता है। कौन सा माना जाता है, तो हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वो एक प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली का जो संपादन है वो भी 1898 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम और देखें तो उसके बाद हमारी आती है सरस्वती पत्रिका। तो चलिए इससे संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो वो कौन कौन से हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो जो हमारी जो सरस्वती पत्रिका है इस पत्रिका का प्रकाशन करने का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसको आया था, बंगाली पत्रिका जो चिंतामणि घोष हैं उनके मन में इस सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन करने का सबसे पहला विचार आया था। चिंतामणि के द्वारा निवेदन किए जाने पर नागरणी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का क्या है, संपादन किया गया था। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया गया था, तो 1900 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, नागरणी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। अपनी शुरुआती 1 वर्ष तक इस पत्रिका का जो संपादन है वो एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया था। तो इसमें कितने विद्वान शामिल थे, तो इसमें 5 विद्वान शामिल थे। तो वो कौन कौन से थे, बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी। तो इन 5 विद्वानों के द्वारा जो है सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है वो किया गया था। ये क्या थे, एक संपादक मंडल के क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद हम सरस्वती पत्रिका से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो 1921 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक कौन बने थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास बने थे। तो ये कब बने थे, 1921 ईस्वी में बने थे।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का क्या किया, संपादन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश भी कह करके पुकारा है। तो किसको पुकारा है, तो वो सरस्वती पत्रिका को कह करके पुकारा है। अब हम अपने आगे के पॉइंट को देखें तो वो क्या है। तो जो द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, यानी कि उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया, तो उनको देख लेते हैं। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनका जो वर्गीकरण है 2 श्रेणियों में किया गया था, यानी कि द्विवेदी युग के कवियों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था। वो कौन कौन से थे, अनुशासन की धारा के कवि यानी कि द्विवेदी मंडल के कवि, और दूसरे कौन से थे, स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। स्वच्छंदता, ये जो शब्द है स्वतंत्रता से मिलकर बना, तो इससे पता चलता है आज़ादी, यानी कि जो कवि द्विवेदी मंडल से बाहर के होंगे तो वो कौन से कहलाए, स्वच्छंदता की धारा के कवि कहलाए हैं। अब इन कवियों के विषय में भी हम जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन से कवि शामिल होते हैं। तो अनुशासन की धारा के कवि कौन कौन से हैं, या इनको अनुशासन की धारा के कवि क्यों कहा जाता है, तो उनको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। कि द्वितीय युग के, ये द्वितीय नहीं, द्विवेदी युग के वे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद के नेतृत्व को स्वीकार करके उनके निर्देशानुसार लेखन कार्य किया, वे इस श्रेणी के कवियों में शामिल किए जाते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके निर्देशानुसार जिन कवियों ने क्या किया, अपना लेखन कार्य किया था, तो वो कौन सी श्रेणी में आ गए, वो अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी युग के कवि आ गए। तो वे कौन से कवि आ गए, वे हमारे अनुशासन की धारा के कवि बन गए। तो इस श्रेणी में कौन कौन से कवि शामिल हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित रामचरित्र उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त। तो ये जो है हमारे कौन सी श्रेणी में आएंगे, ये हमारे अनुशासन की जो धारा है उसके कवि आएंगे। अब स्वच्छंदता की धारा के कवि कौन कौन से हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो द्विवेदी युग के वे कवि जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और अपने स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर क्या किया, लेखन कार्य किया, तो वे इस श्रेणी के कवियों में शामिल होते हैं। तो इस श्रेणी में कौन कौन से कवि हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, नाथूराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ये जो हमारे कवि हैं वो स्वच्छंदता की धारा के कवि कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कवि हैं इनको हमने जाना। द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको हमने जाना। द्विवेदी युग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया और उन श्रेणियों में कौन कौन से कवि हैं इनको हमने जाना है। तो इन कवियों के बारे में विस्तार से, इनकी रचनाओं के विस्तार से हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय यदि हिंदी है, तो इन सीरीज़ के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।